गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकेंड डे है, सेकेंड सेशन। कल मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी मैंने कराया था। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस। जब ये हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग का एक इंपॉर्टेंट लॉ स्टार्ट होगा, टॉपिक ओम्स लॉ और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सोर्स may be defined as the work done by the source in taking unit positive charge from lower to higher potential। मतलब जो भी ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, ये एक प्रकार का सोर्स है जो वर्क, जिस सोर्सेस से वर्क किया जा रहा है, और ये हमेशा जो यूनिट लिया जाता है इसका जो पॉजिटिव चार्जेज है हमेशा लोअर से हायर की तरफ होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इसको हम लोग किससे शो करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एफ ई। एफ ई इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू ई। ई क्या है यहाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड। और Q क्या है? चार्जेज। Q क्या है यहाँ पर? चार्जेज। अब हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस, इनके बारे में डिफरेंस 3 या 4 पॉइंट डिफरेंस देखते हैं क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो, V से रिप्रेजेंट करते हैं, V इक्वल टू आई आर होता है। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्लोज सर्किट में होता है, जबकि ये ओपन सर्किट में होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो जाता है कि जो दोनों का डिफिनीशन है, तो डिफिनीशन लिखते हैं, इट इज द वर्क डन बाय सोर्सेस, इट इज द वर्क डन बाय सोर्सेस। देखो यही है वर्क डन बाय सोर्स, ठीक है, इन टेकिंग यूनिट। मतलब ये जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो सोर्सेज इन टेकिंग अ यूनिट, इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर टू हायर। ये तो इनका हो गया। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, जो हम लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इन टेकिंग यूनिट, इन टेकिंग यूनिट, in taking unit charge from one point of circuit to another। taking unit, ये taking unit क्या है? पॉजिटिव चार्ज और लोअर हायर की बात नहीं है। यूनिट फ्रॉम, ये चार्ज, यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ये हो गया। अब सेकेंड पॉइंट इसमें हम लोग लेते हैं। सेकेंड क्या है? अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये ओपन सर्किट में है और ये क्लोज सर्किट में होता है। तो ये क्या लिखेंगे? इट एग्जिस्ट्स इवन व्हेन द सर्किट इज नॉट क्लोज। जब भी देखेंगे इसके साथ एक कंडीशन है, हमेशा जब सर्किट ओपन होगा तो मतलब ये चीज रहेगा, इट एग्जिस्ट्स इवन when circuit is not open, circuit is not closed, sorry, not closed, open रहता है, not closed, जब सर्किट क्लोज नहीं रहता है। तो हमेशा ये याद रखो कि ये कब होगा? जब सर्किट ओपन रहेगा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, तो ये हमेशा किस सर्किट में होता है? It exists even when circuit is closed,
सर्किट इज क्लोज्ड, जब सर्किट बंद होता है तब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो ये तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, सेकंड पॉइंट भी हो गया। फर्स्ट पॉइंट हमेशा डिफरेंस रखा करो। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं और इनको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को Fe से शो करते हैं। Fe इक्वल टू Q इनटू E होता है और V इक्वल टू IR होता है। अगर आपको कुछ भी पॉइंट ना मिले तो ये पॉइंट याद रहेगा, ये भी पॉइंट कर सकते हो। हमेशा ये लार्जर होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लार्जर होता है पोटेंशियल डिफरेंस से। इट इज लार्जर देन पोटेंशियल डिफरेंस। तो सीधे सीधे यहां लिख दो ये, इसमें ये क्या होगा, इट इज स्मॉलर या इट इज लेस देन, हमेशा कम होता है, लेस देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हमेशा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से ये कम होगा। तो ये आपका क्लियर हुआ। हम लोग यहां पर जो है इसके लिए फार्मूला क्या यूज करते हैं, F इक्वल टू Q इंटू E, ठीक है। और V के लिए हम लोग कई तरह से यूज कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, W बाई Q, वर्क डन हो रहा है जो चार्जेज है, W बाई Q। इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस को, W बाई Q। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया। अब हम लोग इसके बाद मेन इंपॉर्टेंट सेक्टर है ओम्स लॉ, वो स्टार्ट करेंगे। तब तक इसको आप लोग कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग ओम्स लॉ स्टार्ट करेंगे। ओम्स लॉ आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े हैं, V इक्वल टू IR, जहां पर हम लोग ये दिखाते हैं कि हमेशा जो है पोटेंशियल डिफरेंस करंट के प्रोपोर्शनल होता है और इसमें R कांस्टेंट है, R रेजिस्टेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं, V इक्वल टू IR। और इसमें 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर आते हैं। लेंथ ऑफ कंडक्टर, जो हमारा कंडक्टर है उसकी लेंथ को देखते हैं। दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया के अलावा जो है इसमें नेचर ऑफ वायर, वायर का नेचर भी देखते हैं। और इसके अलावा जो है मतलब एक फैक्टर और आता है टेम्परेचर। तो मतलब इसमें 4 फैक्टर जो है इफेक्टिव होते हैं। तो अब इसको मैं इरेज करता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ओम्स लॉ कराएंगे। ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, अगर हम लोग ओम्स लॉ को देखें तो अभी मैंने बताया था आप लोगों को ओम्स लॉ, और उसमें रेजिस्टेंस ही बताएंगे। सबसे पहले ओम्स लॉ क्या है, ठीक है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, द करंट फ्लोइंग throughout a conductor is directly proportional to the potential difference, to the potential difference। ओम्स लॉ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल डिफरेंस के, मींस करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। हमेशा ध्यान रखना, इसमें करंट हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के। लेकिन इसमें कुछ फिजिकल कंडीशन भी आते हैं। जैसे फिजिकल कंडीशन में क्या आएगा, टेम्परेचर है, नेचर है, तो ये आएगा इसमें पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस, अप्लाइड अक्रॉस, मतलब जैसे हम जब अप्लाई करते हैं करंट को, जब भी किसी मीडियम से पास आउट करते हैं तो ये उसके पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब इसमें V प्रोपोर्शनल I होगा। लेकिन कुछ कंडीशन होते हैं, अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, क्रॉस इट्स एंड, और इसके साथ साथ इसमें प्रोवाइड क्या होता है, टेम्परेचर। क्या प्रोवाइड होता है, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड्स, provided the temperature and other physical condition। other physical condition में जैसे नेचर ऑफ वायर आ जाएगा। लंबाई बढ़ाते हो तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ता है ना। तो वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, लंबाई है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। ऐसा नहीं है कि हम वायर ले लेते हैं 5 mm का, 2 mm का, सबका सेम होगा।
वो रजिस्टिविटी की बात नहीं हो रही है। रजिस्टिविटी आपके थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता है। वो एक वायर है अगर कॉपर का, तो चाहे उसकी थिकनेस कम हो, ज्यादा हो, लंबाई ज्यादा हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा। लेकिन रेजिस्टेंस चेंज होता है, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर करते हैं। तो इन अदर फिजिकल कंडीशन एंड अदर फिजिकल कंडीशन, अदर फिजिकल कंडीशन, अदर फिजिकल कंडीशन, ठीक है, रिमेन अनचेंज। इसमें V प्रोपोर्शनल I होता है। जब प्रोपोर्शनलिटी को सिंबल हटाएंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I R। अब R यहां पे क्या है, कांस्टेंट है। हियर R इज कांस्टेंट। रेजिस्टेंस है एक तरह से, रेजिस्टेंस मतलब शाब्दिक अर्थ एक तरह से जान लीजिए रुकावट। एक चौड़े रास्ते पे, हाईवे पे बाइक चलाते हो ना 80 में 100 की स्पीड में धूम मचाते हुए, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। और पता चला कि जब रिंग रोड से जो है एंट्री करते हो भोजूवीर के मार्केट में, तो आपकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। पता चला वहां से आप जो है वाराणसी के चौक और दाल मंडी में एंट्री की, तो और पतला रास्ता कंजेस्टेड हो जाएगा, तो आपकी स्पीड एकदम कम हो जाएगी। तो दिस इज परफेक्टली करेक्ट इन द केस ऑफ हियर। जैसे जैसे वायर की थिकनेस कम होगी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया और रेजिस्टेंस इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। अभी बताएंगे इनके इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या क्या है, ठीक है। तो इनकी बात हम लोग कर लेते हैं यहीं पर, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, पहले रेजिस्टेंस के बारे में बता दें, रेजिस्टेंस के बारे में बताने के बाद रेजिस्टेंस अभी बता लेंगे तब फैक्टर बताएंगे। ये तो ये होगा कि रेजिस्टेंस तो हुआ ही नहीं, फैक्टर कहां से आ गया। रेजिस्टेंस क्या है, जिसको हम लोग आर से अभी शो कर रहे हैं, एक प्रकार का देखिए रुकावट होता है। जब हम लोग कहीं भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी अभी मैंने बताया था रेजिस्टेंस एक प्रकार का रुकावट होता है। जो कंडक्टिविटी में जो रुकावटें आती हैं, वायर को टर्न करते हो तब भी रेजिस्टेंस बढ़ता है, जगह जगह से हम कट करते हैं, ज्वाइंट्स करते हैं, तब भी रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो कई फैक्टर आते हैं। तो ये प्रॉपर्टी होता है जो रेजिस्टेंस की, किस पे होता है, बाय वर्च्यू ऑफ विच अपोज, मतलब जो हमेशा अपोज करता है। कौन सी प्रॉपर्टी है इसका, ऑफ विच अपोज, मतलब करंट जा रहा है तो उसके अपोजिट लगेगा, विच इज अपोज, ठीक है। इट अपोजिट। रेजिस्टेंस ज्यादा है तो समझ लो कि करंट कम पहुंचेगा, मतलब हमारे जो डिवाइस है वो हीट होंगे। तो इसीलिए जो है रेजिस्टेंस को कम से कम किया जाता है। देखते हो पीवीसी वायर की कोटिंग होती है, पहले खुले वायर होते थे, अब पीवीसी वायर आ रहे हैं। तो इसके लिए मेन यही होता है कि रेजिस्टेंस को हम कम से कम करें, ठीक है। तो बाय वर्च्यू विच अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस, द फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। एच गिवन पोटेंशियल डिफरेंस, चार्जेस जो होते हैं, ठीक है। अब ये देख लेना, अगर ज्यादा है इतने पे काफी है, इन हद तक हम लोग कर सकते हैं। इसको हम लोग V इक्वल टू आई आर फार्मूला दिखाए हैं, तो अगर R निकालना हो R इक्वल टू आप सीधे सीधे निकाल सकते हो V बाई आई। इसका SI यूनिट क्या है, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ओम है, इसको ऐसे ही सिंबल से दिखाते हैं ओम, ठीक है। इसके 4 फैक्टर है और इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल भी है। तो इसके 4 फैक्टर क्या क्या है मैं इरेज कर रहा हूं ऊपर। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके 4 फैक्टर करा दे रहे हैं रेजिस्टेंस के बाद। इनके 4 फैक्टर क्या है,
फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, तो कौन कौन सा फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है? पहला फैक्टर अभी मैंने बताया था लेंथ हमेशा क्या होता है, बढ़ाता है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पहला हो गया लेंथ क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो यहां पर हमारा हो गया आर प्रोपोर्शनल एल। ठीक है, दूसरी बात करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया की। इनवर्ट प्रोपोर्शनल होता है। अभी बताया था कि अगर एरिया ज्यादा होगा तो रुकावटें कम होगी, आसानी से फ्लो होगा। रिंग रोड पे आपका स्पीड बढ़ेगा, वहां रुकावटें कम है तो आपका फ्लो, आपकी स्पीड ज्यादा होगी। 80-100 जाने में बहुत मजा आएगा है। लेकिन अगर आप जो है सिटी के एक नैरो जोन में चले जाते हो तो वहां पे क्या होगा, तमाम ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे, खुल के नहीं चलोगे तो आपका फ्लो रुकेगा तो हीट जनरेट होगा। रेजिस्टेंस से हीट भी जनरेट होता है, कई डिमेरिट होती है, रेजिस्टेंस कहीं से अच्छा नहीं होता। तो अब ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। जैसे यहां पर हो जाएगा R प्रोपोर्शनल 1/A। फिर आते हैं नेचर ऑफ मटेरियल। थर्ड, नेचर ऑफ मटेरियल। अब आप कॉपर यूज करो या कॉपर की रजिस्टिविटी और क्या आयरन की सेम होगी? नहीं ना। आप कॉपर करोगे या जिंक करोगे या एल्युमिनियम करोगे तो सभी वायर का नेचर अलग अलग है। तो सिंपल सा चीज है कि रेजिस्टेंस उनका अलग होगा। आपका रेजिस्टेंस आयरन में ज्यादा होगा, कॉपर में कम होगा। एल्युमिनियम में कॉपर के कंपेयर ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो एक लास्ट फैक्टर आ गया नेचर ऑफ मटेरियल। तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला यूज कर लेते हैं हमेशा। अब इन दोनों को, एक इक्वेशन ये यूज कर लिया, एक इक्वेशन हमारा ये यूज हुआ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड अगर करते हैं तो हमारा यहाँ क्या होगा, R इक्वल टू रो। ये नेचर को हम लोग किससे दिखाते हैं? रो से। ये नेचर को रो से दिखाते हैं। ये थर्ड इक्वेशन हो गया, ये हमारा थर्ड है। ठीक है, तो R इक्वल टू रो L/A। ये ध्यान देना, यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। नेचर अगर कंडक्टिविटी हो गई तो ये क्या हो गया R। अगर जैसे रेजिस्टेंस है, अगर हम लोग इसमें देखते हैं मेन इंपॉर्टेंट, ये नेचर पे डिपेंड करता है। तो ये तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो हमारा एक बन जाता है फार्मूला R इक्वल टू रो L/A। तो ये चार फैक्टर है। इसी पे हम लोग कल न्यूमेरिकल करेंगे। कल इसी पे हम लोगों का ढेर सारा न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस होगी और इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ऐसे ही कंटिन्यूअस एक स्टेप करते रहिए। फिजिक्स जो दिमाग से लगता है कि बहुत हार्ड है, कुछ नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आप करोगे, एक एक स्टेप समझते जाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। अगर रटेंगे तो रटने से कुछ नहीं होने वाला है। तो समझिए, ध्यान दीजिए, बी केयरफुल। ओके, गुड डे।